डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ DLED BSTC सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण। इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट पहले हो चुका है और इसमें यूनिट 5 पाँचवीं यूनिट पढ़ेंगे अपन। इसका पहला पार्ट हो चुका है यूनिट 5 का, यानी इसके दो पार्ट बनाए हैं हमने। साहित्य के विभिन्न पहलू, इस इकाई का नाम है साहित्य के विभिन्न पहलू। जिसको अपन इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो है साहित्य के विभिन्न पहलू। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एक चैनल ऐसा है जो STC के A to Z सभी यूनिट के हर पॉइंट पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब का संकलन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी सोच समझ के मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो और आपके एग्ज़ाम में वही प्रश्न आए, ऐसा मैं पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहती है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट, ये साहित्य की विधाएँ हैं, गद्य की विधाएँ हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से माइन्यूटली समझ लेना है। संस्मरण और रेखा चित्र पर टिप्पणी आ सकती है। संस्मरण किसे कहते हैं और रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। संस्मरण में क्या होता है, इसमें चूँकि स्मरण संस्मरण है ना, पिछली स्मृतियों को याद दिलाना, यानी इसमें अतीत का परिवेश होता है, पुराना समय उसको याद दिलाना संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक की उपस्थिति अनिवार्य होती है, यानी कि लेखक खुद लिखता है, उसमें लेखक स्वयं देखता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा था, वो उस बात को याद करता है, संस्मरण कहते हैं उसको। इसमें निबंध विधा के ये नज़दीक मानी जाती है। इसकी 3 विशेषताएं आप नोट कर लीजिएगा संस्मरण की। इसमें अतीत का परिवेश होता है, लेखक की उपस्थिति इसमें अनिवार्य होती है और निबंध विधा के ये नज़दीक माना जाता है। अब आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र में क्या होता है, ये समकालीनता की झलक इसमें होती है, समकालीनता की झलक होती है। रेखा चित्र किसी के बारे में खींचा जाता है ना, वो ऐसा था, इस प्रकार से जो रेखा चित्र जो होती है वो ये होता है, इसमें समकालीनता की झलक होती है, लेखक की उपस्थिति इसमें अनिवार्य नहीं है। संस्मरण में लेखक की उपस्थिति अनिवार्य, जबकि रेखा चित्र में लेखक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ये कहानी के जैसे होता है, कहानी के नज़दीक की विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक स्टोरी के जैसे होता है, उसके जस्ट पास वाली जो चीज़ विधा होती है वो रेखा चित्र होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर ले में। क्वेश्चन नंबर 2, जीवनी और आत्मकथा पर टिप्पणी बताइए। जीवनी और आत्मकथा ये क्या होती है, देखो जीवनी नाम से स्पष्ट है, इस विधा में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र प्रस्तुत होता है। इसमें क्या होता है, जीवनी का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में लिखना, यानी इस विधा में किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन, उसका चरित्र प्रस्तुत होता जीवनी में। जैसे अपन किसी बड़े महान समाज सुधारक की जीवनी के बारे में लिखते हैं कि उसने किस प्रकार से संघर्ष किया, कैसे कैसे उसने ये समाज से किस प्रकार से उसने अपना जीवन व्यतीत किया, वो सारी चीज़ें इस विधा में आती जीवनी में। तो याद कर लेना आप, इस विधा में किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र का प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, कृतित्व झलकता है और उसकी उपलब्धियों का उसमें वर्णन होता है। उपलब्धियों का वर्णन आपको इसमें मिलेगा उस व्यक्ति की जीवनी में। अब देखिए यथार्थ का इसमें पुट होता है, इसमें यथार्थता होती है, यथार्थ का पुट होता है इसके अंदर, ये भी नोट कर लीजिए। इसमें कल्पना का पुट नहीं होता है, इसमें कल्पना नहीं होती है, यथार्थ आपको ज़्यादा मिलेगा, हकीकत ज़्यादा मिलेगी इस जीवनी के अंदर। अर्थात किसी व्यक्ति के व्यक्ति विशेष का जीवन वृतांत ही जीवनी है। अच्छी तरह से इसको लिख लो, आप समझ लो। अब आती आत्मकथा, नाम से स्पष्ट है, आत्म प्लस कथा है ना, यानी कि खुद की कथा। ये दूसरों की कथा हो रही थी, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जीवन का चरित्र प्रस्तुत हो रहा था। जबकि आत्मकथा में क्या होता है, लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है। आत्मकथा और जीवनी दोनों में डिफरेंस आए तो भी आप लिखना है। आत्मकथा में क्या होता है, लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है कि मैंने इस प्रकार से किया। जैसे आपने देखा होगा महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा को इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये उस महात्मा गांधी की उस सत्य के, मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की
आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें महात्मा गांधी जी ने अपने खुद के बारे में वृतांत बताया है। तो लेखक क्या करता है, इसमें अपने जीवन के बारे में लिखता है, खुद के जीवन के बारे में लिखता है। ये जीवन के चरित्र लेखन का सशक्त विधा मानी जाती है। अपने खुद के जीवन के चरित्र के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से टाई बांधना सीखा, वो किस प्रकार से बैरिस्ट्री करने गए लंदन में, वो सारी चीज़ें उस किताब के अंदर जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग, जो उनकी आत्मकथा उसमें आपको मिल जाएगी गांधी जी के। यानी कि ये जीवन के चरित्र लेखन की एक सशक्त विधा मानी जाती है। इसमें आत्मकथा का नायक कौन होता है, स्वयं लेखक होता है। इसमें जो हीरो होता है इस कथा का, आत्मकथा का जो हीरो माना जाता है वो खुद लेखक होता है, खुद राइटर, क्योंकि खुद की कथा लिख रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य की विधाओं का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये सम्मिलित है। साहित्य की विधाएं कौन कौन सी होती है? देखो, साहित्य में सामाजिक जीवन की वे सभी बातें होती है जो मानव जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करती है। यानी कि साहित्य में क्या होता है, समाज की बातें होती है, जो हमारे समाज में, वर्तमान समाज में जो पाई जाती है, और उस समय जो समाज में जो कुछ भी घटनाक्रम चलता था वो सब साहित्य में आपको देखने को मिलता है। और जैसे इस प्रकार साहित्य को आदिकाल, मध्यकाल इसमें बांटा ना, तो उस समय किस प्रकार से वो चलता था उन सब का वर्णन आपको साहित्य में मिल जाएगा। यानी कि ये क्या करता है, मानव जीवन का यथार्थ को, उस समय के यथार्थ को प्रस्तुत करता है। अर्थात समाज का साहित्य क्या होता है, एक आईना होता है। इससे पता चलता है कि हमारा समाज किस प्रकार से था। मुख्यतः साहित्य को 2 विधाओं में बांटा गया है, 2 विधाएं मानी गई इसकी, गद्य और पद्य। गद्य है ना, गद्यांश गद्य, पद्यांश कविता, ये जो है ना ये सब इसमें आती है। बाकी इसमें कहानी वगैरह निबंध गद्य में आते हैं। इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा। गद्य क्या होता है, ये हिंदी साहित्य की एक सशक्त विधा है। ये हिंदी साहित्य की एक सशक्त विधा है। इसमें क्या होता है, छंद, लय, अलंकार, रस आदि का निर्वाह आवश्यक नहीं है। यानी इसमें छंद का प्रयोग करना, लय का, अलंकार का, रस का, है ना, इनका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता इसमें महसूस नहीं होती और करी भी नहीं जाती है। गद्य के अंतर्गत निम्न विधाओं का हम अध्ययन करते हैं। और भी आप इसमें अपने मन से लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा विस्तृत इसको बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा वीडियो खिंच जाएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। इसमें आप और कुछ जोड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखो, कहानी आती है, नाटक आता है, एकांकी आता है, उपन्यास आता है, निबंध, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्ट लिखना, रिपोर्टार, जीवनी लिखना, पत्र लिखना, यात्रा वृतांत लिखना, संस्मरण आदि, ये सब इस गद्य की विधाएं हैं, गद्य में आता है। अब आता है पद्य। पद्य में क्या होता है, प्राय कविता के रूप में, काव्य के रूप में ये कहलाता है, इसका पर्याय माना जाता है। कविता मुख्यतः क्या होता है, कविता में भाव प्रदान होती है, कविता में रस होता है, कविता में भाव होता है, कविता में गेयता होती है, कविता संगीत प्रधान होती है और वो हृदय को अच्छा लगने वाली होती है। यह प्रगाढ़ अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्ति, यानी रसपूर्ण, ये प्रगाढ़ अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्ति है। इसमें लय होता है, इसमें ताल होता है, इसमें स्वर होता है, इसमें आरोह अवरोह एवं हाव भाव से युक्त होती है। और ये कविता क्या होती है, गेयता होती है। यानी सब ये काव्य में पाया जाता है। कौन से काव्य में, पद्य काव्य में, पद्य के अंदर ये सब चीज़ें पद्य में सम्मिलित है। कविता के द्वारा हमारे भावों का उद्वेग होता है और उनका पोषण भी होता है। तो ये है गद्य की दोनों विधाएं। चौथा क्वेश्चन, कहानी किसे कहते हैं, इसके तत्वों का उल्लेख कीजिए, है ना। स्टोरी के बारे में आप जानते हैं। कहानी क्या होता है, एक ऐसी विधा होती है जिसमें कोई भी कहानीकार क्या करता है, अपनी कहानी को बनाता है, किसी चीज़ को समझाने के लिए बनाता है, किसी एक उद्देश्य को प्रकट करने के लिए, किसी एक प्रसंग को बताने के लिए कहानीकार कहानी बनाता है। और वो क्या करता है, किसी चीज़ को शिक्षा देने के लिए बनाता है कि इससे इस तरीके से हमें नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहे कोई कहानीकार, तो वो चीज़ होती है कहानी। आप सब जानते हैं। वैसे कहानी लिखेंगे कैसे इसको, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो जीवन के यथार्थ स्थितियों को प्रकट करता है। इस लाइन को याद कर लीजिए, कहानी एक ऐसा आख्यान है जो जीवन की यथार्थ जो स्थिति है, यथार्थ स्थिति को प्रकट करता है। यह गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक प्रसंग के बारे में, किसी एक घटना के बारे में
अथवा एक मनस्थिति का इसमें वर्णन किया जाता है, वो कहानी कहलाती है। ठीक है, आगे चलिए, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मुख्यतः ये 5 तत्व माने गए हैं कहानी के। ये सब इंग्लिश में भी यही चीज़ें होती हैं ना, प्लॉट का, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें उसी इंग्लिश संस्कृत सब में कहानी के यही पात्र, यही तत्व होते हैं। आप अच्छी तरीके से याद कर लें। पहला आता है कथानक। कथानक में क्या होता है, कहानी की पूरी स्टोरी होती है इसमें। कथानक में कहानी के भीतर जो कहानी चलती है वही है ये कथानक। कहानी के भीतर जो कहानी चलती है, यानी जिस पर प्लॉट की रचना की गई है, प्लॉट कहते हैं इसको, कहानी का प्लॉट होता है ये। इसमें किसी एक घटना का चित्रण या प्रसंग विशेष में किसी पात्र की मनोदशा का चित्रण इसमें कथानक में होता है। बिना कथानक की कहानी नहीं बनती, ये एक इसका महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा आता है पात्र, कैरेक्टर। बिना पात्रों के तो कहानी बन नहीं सकती। जैसे अपन द लॉयन एंड द माउस की बात करें तो उसमें कैरेक्टर कितने हैं, लॉयन है, ये कैरेक्टर है, माउस है, ये एक कैरेक्टर है, तो ये पात्र है। पात्र के बिना कहानी नहीं बन सकती। पात्र वैसे ही उपन्यास में भी पात्र होते हैं, बिना पात्रों के कहानी का निर्माण नहीं होता। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कहानी का। कहानी, पात्र कहानी के भीतर का वह तत्व है जो कथानक को आगे बढ़ाता है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पात्रों के माध्यम से ही वो कथानक क्या करता है, आगे बढ़ता है। इसमें कहानी में क्या होता है, पात्र ज़्यादा नहीं होते हैं। उपन्यास में जैसे ज़्यादा होते हैं वैसे कहानी में नहीं होते हैं। अब आता है संवाद। देखो, बिना संवाद के तो कहानी बनेगी कैसे, कथोपकथन जिसको बोलते हैं। संवाद कहानी में क्या करता है, रोचकता लाता है। जिस प्रकार से कहानीकार का संवाद अच्छा होगा, कहानी रोचक बनेगी, सरस बनेगी। जैसे अपन कोई भी थिएटर में जाते हैं कोई भी फिल्म देखने, तो उसकी कहानी का जो संवाद होता है वो रोचकता को बढ़ाता है, आगे क्लाइमैक्स तक जाता है। तो ये क्या होता है, संवाद और कथोपकथन एक महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है कहानी का। चौथा था भाषा शैली। ये भी एक इम्पोर्टेंट, बिना भाषा शैली के, बिना, जैसे ग्रामीण अंचल की बात की जा रही है तो उसमें गांव के कुछ शब्दों का प्रयोग करना, गांव की वेशभूषा का वर्णन करना, ये चीज़ें भाषा शैली के अंतर्गत आती है। कहानीकार क्या करता है, अपनी रुचि के अनुसार और कहानी के मर्म और पात्रगत विशेषताओं के आधार पर उसकी भाषा का चयन करता है, भाषा के स्वरूप का निर्धारण करता है। यानी कि भाषा शैली का कहानी लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पांचवा महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य। बिना एम के तो कहानी लिखी नहीं जाती है, उद्देश्य तो होता है। बिना उद्देश्य की कोई कहानी नहीं होती। जैसे अपन ने थ्रस्टी करो के बारे में इंग्लिश में एक स्टोरी है, लॉयन एंड दी माउस की स्टोरी है, फॉक्स एंड दी ग्रेप्स वाली है। इन सब में क्या है, एक उद्देश्य है। क्या बताना चाहता है ये सामने वाले को, क्या सुनाना चाहता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक एम होता है। उसी पर कहानी रची जाती है, उसी पर कहानी गढ़ी जाती है। इसमें कहानीकार के मानस में अलग अलग उद्देश्य होते हैं जिनको लेकर वह कहानी बनाता है, और उसी उद्देश्य से, उद्देश्य को वो सामने वाले को, दर्शक को, पाठक को ये बताता है कि ये कहानी मैं क्यों लिखना चाहता हूँ और क्यों आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी के निम्न छंदों का वर्णन कीजिए। हिंदी के इन निम्न छंदों का आप वर्णन कीजिएगा। इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्रा, सवैया और बसंत तिलका, ये 4 छंदों के बारे में वर्णन करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पर टिप्पणी लिखिएगा। इंद्रवज्रा किसे कहते हैं, इंद्रवज्रा जो छंद होता है इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होता है, 2 तो तगण होते हैं, 2 तगण, यानी कि एक में 3 हो गए तो 3 3 6 तो ये हो गए, 2 तो हो गए तगण, एक हो गया जगण, यानी 3 इसमें हो गए, और अंत में 2 क्या हो गए, गुरु हो गए। 6 और 3 9 और 2 11 वर्ण हो गए। इसमें टोटल वर्ण कितने होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा में भी 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा ये जो गण है ये चेंज होते हैं। इसमें 2 तगण, 1 जगण, अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ। अब देखो, मैं, दीर्घ, लघु, ये तीनों मिलाकर के एक तगण हो गया। फिर देखो, या
दीर्घ दीर्घ और लघु, ये भी तगण हो गया, यानी तगण और तगण, दो तगण हो गए। अब है विलोपताओं, वी छोटा है, लघु दीर्घ लघु, ये हो गया अपने पास एक जगण हो गया, और ये दो क्या हो गए, दीर्घ हो गए, दो गुरु हो गए। कुल 11 इसमें वर्ण होते हैं, याद रखना। अब आता है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा जो छंद है इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं। प्रत्येक चरण में उसमें 2 तगण होते हैं, इसमें एक जगण, फिर तगण और फिर जगण। जगण तगण जगण, यानी 3 3 6 3 9 और 2 गुरु 11। इसमें भी 11 ही वर्ण होते हैं। जैसे बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, इसका अपन ये लगाते हैं, इसमें गण बनाते हैं इसका, तो बै लघु दीर्घ लघु, यानी ये क्या हो गया, जगण हो गया। फिर दीर्घ दीर्घ लघु, ये क्या हो गया, तगण हो गया। फिर क्या है, इधर देखो, लघु दीर्घ लघु, ये हो गया वापस जगण, और 2 क्या हो गए, गुरु हो गए। टोटल 11 वर्ण इसमें आ गए। अब आता है सवैया छंद। इसमें 4 चरण होते हैं, वर्णों की संख्या 22 से लेकर 26 तक होती है। अब आता है चौथा बसंत तिलका। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। 11 होते हैं इसमें। बसंत तिलका में क्या होते हैं, 14 होते हैं। 14 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, तगण एक होता है, बगण एक होता है, 2 जगण होता है और 2 गुरु होते हैं। उदाहरण के लिए, जो राजपंथ बन भूतल में बना था, जो राजपंथ बन भूतल में बना था। अब इसका अपन इसके चिन्ह लगाते हैं, गण चिन्ह। तो जो दीर्घ आ गया, रा दीर्घ आ गया, जय ये लघु आ गया, ये क्या हो गया, तगण हो गया। फिर देखो पंथ बड़ा हो गया, पै के ऊपर टिपकी लगी हुई, इसका मतलब इसको दीर्घ मानेंगे। ये फिर लघु, फिर लघु, ये अपने पास क्या हो गया, एक बगण हो गया। ये तगण बगण क्या है, ये इसके बारे में अपना पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं को किस प्रकार ये माता राजभान सलगा से किस प्रकार से तगण बगण जगण जिस तरह से बने हैं, उन सब की सारी प्रोसेस उसमें बताई गई है, आप उसमें देख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो। फिर देखो ये हो गया अपने पास बगण हो गया, फिर ये लघु दीर्घ लघु, ये अपने पास जगण हो गया। फिर देखो लघु दीर्घ लघु, ये फिर जगण हो गया और 2 गुरु हो गए। इस प्रकार से ये बसंत तिलका छंद होता है। ये 4 छंद इंपॉर्टेंट है, इनको आप हिंदी के 4 छंदों को अच्छी तरीके से याद कर लें। यही हमारी यूनिट समाप्त होती है। पहले एक वीडियो इस पर बन चुका है पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, यानी इकाई 5 साहित्य के विभिन्न पहलू जो हमारा टॉपिक है वो अब ख़त्म होता है, और अब नेक्स्ट इकाई में अपन मिलते हैं। आपने अभी तक भी हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लेवें, शेयर कर लेवें मित्रों तक, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।